कि यूनिवर्सिटी के पास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या करना होता है कि कैश लेटर जो है ना वो इशू करना होता है स्टूडेंट को। तो आखिर पे बात यही एडवाइस है कि आप अपना जो है प्रोसीजर जो है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको कंसल्टेंट दिया हुआ है, आप ज़रूर उससे कांटेक्ट करें और आप ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इट्स मुबशिर अली here from UK. So first of all, I just want to congratulate to all of those who got the admission in September intake. Few of them they are on the way. Few of the people they just contact me regarding their accommodations for the jobs. So I just shared all of the details for the document required for your job seeking process. तो आप मेरे चैनल पे जाएं और जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर लैंडिंग द यूके उस पर वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं वो लिंक भी इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रिपेयर किस तरह करने हैं और आपको वो जॉब को ढूंढने में किस तरह उसमें आसानी हो सकती है। तो आज जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो प्लान कर रहे हैं जनवरी इनटेक में यहाँ पे आने का। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में किस तरह एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है और इस पे टाइम कितना लगता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे एक्सपेंस कितना आता है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखें तो आपको बात इजीली समझ आ जाएगी। आप इस प्रोसेस को स्मूथली खुद से भी रन कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से कंसल्टेंट हैं और उनको हम कैसे सर्च कर सकते हैं कि वो अथेंटिक हैं और वो हमारे प्रोसीजर को जो है स्मूथली रन करवा सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, फिर आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो डिसाइड करना होता है वो डिसाइड करना होता है कि आपने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। मीन टू से कि अगर आप 12th ग्रेड पास हैं तो आप बैचलर में एडमिशन लेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे जो रेशियो है स्टूडेंट्स की वो जो मास्टर्स के अंदर आ रहे हैं उनकी रेशियो हाई है एज़ कम्पेयर टू बैचलर। तो मास्टर को डिस्कस करेंगे कि 1 ईयर का मास्टर है नॉर्मली यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कोर्सेज़ का 15 मंथ्स का भी है, कुछ 18 मंथ्स का है। तो नॉर्मली 1 ईयर का जो है यहाँ पे मास्टर होता है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, आपने सबसे पहले अपना कोर्स देख लिया कि आपने किस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं और वहाँ पे भी उनकी फ़ीस होती है। नॉर्मली उस यूनिवर्सिटी को डिसाइड करें जो बिग सिटीज़ के अंदर है, बिग सिटीज़ के पास है, लाइक लंदन, क्योंकि लंदन के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं, लाइफ कैसी है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया, वो भी मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। वो क्योंकि ये आपका डिसीजन मेकिंग टाइम है और आप इसके लिए तकरीबन आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले भी खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। यूनिवर्सिटीज़ का जो है आपका प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके लिए अपने आप को खुद से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो इट्स इनफ टाइम फॉर यू टू मेक दैट डिसीजन, टू राइट डिसीजन। तो उसमें जब आपके पास आप यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड कर ली कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल है वो सबसे जो है वो जो चीप है, मीन टू से वहाँ पे फ़ीस कम है। नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है फॉर मास्टर के लिए वो 10,000 से लेके 14,000 15,000 तक होती है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अगर आइट्स आपने नहीं किया हुआ है तो आइट्स कर लें। आइट्स की बेस पे अगर आपके पास टाइम है अभी, उसका भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बगैर आइट्स के भी एडमिशन दे देती हैं। लेकिन अगर आपके पास आइट्स होगा तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब सबसे पहले दो तरह के यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो दो तरह के जो है आप ऑफर लेटर मिलते हैं। एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो जो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है उसके अंदर ये होता है कि वो कोई टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, लाइक कि आपको आइट्स क्लियर कर लें तो आपको जो है आप यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। तो जब आपने फिर एडमिशन जो है आइट्स को क्लियर कर लिया, आइट्स कर लिया है, तो अगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ 5 पे भी दे देती हैं एडमिशन, कोई 5.5 पे, कुछ 6 पे। तो जितना आइट्स का बैंड अच्छा होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो आप इनका सिंपल यही तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनके अंदर अप्लाई करें तो कोई भी जो है यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो फुली फंडेड भी होते हैं, कुछ जो है पार्शली होते हैं।
तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और जो है आपका आइट्स का स्कोर क्या है, तो इस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो जब आपके पास अनकंडीशनल आ गया, आपने उसके बाद आइट्स कर लिया। आइट्स का नॉर्मल जो प्रोसेस है वो आपको पता ही है, उसमें तकरीबन 40 से 50,000 का एक्सपेंस आता है, 50,000 के राउंड अबाउट एक्सपेंस है उसका। तो अब वो अगर आपने उसके बाद अगर आपके पास कंडीशन लेटर आ गया है, मतलब आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया है, तो आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है आपको लेटर दे दिया है, तो उसमें से आपने फिर ना यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी होती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट की बेस पे, सिटी की बेस पे, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बेस पे आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। तो जब आप एक यूनिवर्सिटी फाइनल कर देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक दे देती है, लेटर आता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है इनिशियल डिपॉजिट। मीन टू से कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की जो 1 साल की फ़ीस है वो 12,000 है, 12,000 पाउंड है, तो नॉर्मली ये होता है कि 3,000 से 4,000 तक इनिशियल डिपॉजिट जो है यूनिवर्सिटी वो डिमांड कर रही होती है। जब आप इनिशियल डिपॉजिट पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, आपने जो है इनिशियल डिपॉजिट जमा करा दिया, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। उसमें उन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। कि वो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही होती है कि वो आपकी जो 1 साल की डिग्री है, जिस मतलब आपने 12,000 आपकी फ़ीस है 1 साल की, तो आपने 4,000 जो है जमा करवा दिया है, बाकी की आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके उस 1 साल के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं और आपकी जो है फ़ीस जो बाकी रह जाती है वो भी इंक्लूड होती है। अगर आप इनिशियल डिपॉज़िट ज़्यादा दे देते हैं, इनटू से अगर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा करवा लेते हैं उधर ही बैठे, अगर आपके पास आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट वो कम हो जाएगी। आपके जो है आपको उस पे जो है आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका ये प्रोसीजर होता है। और जो बिग सिटीज़ लाइक लंदन है, अगर लंदन में आप होंगे तो आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो ये इस पे वेरी करती है कि आपने इनिशियल डिपॉज़िट कितना दिया है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है और आप किस सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कोई स्पेसिफ़िक आपको अमाउंट मैं तो नहीं सजेस्ट कर सकता कि इतनी पैसे की आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली जो है जो ऑन एंड ऑफ जो चल रही होती है वो 3 से 4 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो बैंक स्टेटमेंट चल रही होती है यूके के लिए, जो 28 डेज़ के लिए आपके अकाउंट के अंदर पड़े होने चाहिए। ये नॉर्मली चलती है यहाँ पे। तो जब आप 28 डेज़ की आपके पास आ जाती है बैंक स्टेटमेंट, तो एक्चुअली आपने वो स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को देनी होती है। तो यूनिवर्सिटी जब आपकी बैंक स्टेटमेंट चली जाती है यूनिवर्सिटी के पास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या करना होता है कि कैश लेटर जो है ना वो इशू करना होता है स्टूडेंट के नाम पे। वो एक रेफरेंस नंबर और सारा कैश नंबर उसके ऊपर होता है। उसको इशू करने से पहले यूनिवर्सिटी थोड़ी सी कंफर्मेशन लेती है, मीन टू से कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको जो है रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो क्वेश्चंस भेज देती है और आपने उसका रिप्लाई करना होता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ये कंफर्म करना चाह रही होती है कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, और उसकी जो है क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी सीट को जो है वो खोना नहीं चाहती, वो अपनी सीट ज़ाया नहीं करना चाहती, तो इसलिए ये सारा प्रोसीजर वो करती हैं। तो जब ये आपके पास कैश लेटर आ जाता है, उसके बाद फिर आपके पास टीबी टेस्ट है। टीबी टेस्ट के बाद फिर आपके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होते हैं। आपको वीज़ा फ़ीस देनी होती है। उससे पहले आपके पास आपका टीबी टेस्ट करवाना होता है, तो वो एक सेंटर है, उसमें आपने अपॉइंटमेंट लेके, तो उसकी आपने प्री अपॉइंटमेंट पहले से ले लेनी होती है। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके आपको ना टीबी टेस्ट उसकी रिपोर्ट उसी दिन ही मिल जाती है जिस दिन टेस्ट होता है। अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, तो वो जब आपको रिपोर्ट मिल जाती है वो अटैच करना होता है, कैश लेटर अटैच करना होता है, वीज़ा फ़ीस देनी होती है और आईएचएस की फ़ीस देनी होती है। वो अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हैं, आपको आपका जो है पहला साल के लिए होता है कि अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हैं, अगर आपका वीज़ा 1 साल का है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ऊपर लिखा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको 1 साल की वो 470 होती है नॉर्मली उसकी फ़ीस। अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, वो डबल हो जाती है। तो ये सिर्फ़ आपकी स्टडी का जो होता है उसी की वो जो ये फ़ीस होती है। इसके बाद जो पीएसडब्ल्यू जब आप अप्लाई करते हैं, तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता है, पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम कहते हैं।
तो वो उसकी फ़ीस अलहदा से, वो सारा प्रोसेस और सारी AHS की फ़ीस वो आपने अलहदा से आपने देनी होती है। तो सब ये सारा प्रोसीजर जब आप कर लेते हैं, सारी जो डॉक्यूमेंट अटैच करके, वीज़ा फ़ीस आपने जमा करवा दी है, आपने AHS की फ़ीस जमा करवा दी है, आपके पास कैश लेटर आ गया है और आपके पास TB टेस्ट की रिपोर्ट है, तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो इस वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस के अंदर नॉर्मली जो है अगर आपका जो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसमें कोई इशू ना हो, तो वो नॉर्मली आपको जो है वीज़ा 2 से 3 वीक के अंदर आपको जो है मिल जाता है। तो नॉर्म इसके अलावा और कोई वहाँ पे इंटरव्यू बहुत कम होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के वो जो है फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स के वो इंटरव्यू होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है 3 से 4 माह में, तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो खुद ट्राई कर रहे होते हैं, खुद यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर रहे होते हैं, खुद डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यूनिवर्सिटी के आपको ज़रूर कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उधर मेंशन नहीं होते, लेकिन वो आपके वीज़ा प्रोसेस को और आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल होते हैं और वो उसके आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो कंसल्टेंट में जो है नॉर्मली ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने फ़ाइनल किया है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे उन्होंने कंसल्टेंट का हर सिटी का सॉरी हर कंट्री का, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी जिस सिटी के अंदर आप जिस कंट्री के अंदर आप हैं, तो उनका उन्होंने वहाँ पे जो है 1-2 जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके जो मेन कंसल्टेंट होते हैं, उन्होंने उनका नाम भी दिया होता है, एड्रेस भी दिया होता है और नंबर भी दिया होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके, उन रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करके आप अपना जो है एडमिशन के प्रोसेस को और डॉक्यूमेंट के प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें आइडिया नहीं होता, उनको आइडिया क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं इस सिस्टम के, तो वो आपको बेहतर से गाइड कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उस पे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो आपको कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे भी जो सर एनी वेदर आउटसाइड, मैं कहा चलो आपको वो भी दिखा देते हैं। तो नॉर्मली जो है आपकी इस जो मास्टर डिग्री के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो 20 से 25 लाख तक का एक्सपेंस आ जाता है नॉर्मली, अगर यूनिवर्सिटी सस्ती हो तो 15 तक भी हो जाता है। तो मेरी तरफ से फाइनली जो आखिर पे बात यही है, एडवाइस है कि आप अपना जो है प्रोसीजर जो है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको कंसल्टेंट दिया हुआ है, आप ज़रूर उससे कांटेक्ट करें, वो आप ज़रूर उससे गाइडलाइन लें, वो आपको ज़रूर गाइड करेगा। तो आपका प्रोसीजर भी स्मूथली जो है आपको विदाउट एनी ट्रबल आप उसको जो कंप्लीट कर सकेंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें। तो इस इंफॉर्मेशन को जो है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह जो है नई वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे।